फैसला लिया गया था वो सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी नासूर की तरह साबित हुआ। कर्मचारियों को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा और यही वजह है कि अब राजनीतिक दल भी कर्मचारियों की इसी दुखती रग पर हाथ रखकर वोटों की जुगाड़ में लग गए हैं। और इस वजह से एमपी सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देकर कर्मचारियों को उकसा रही है, तो बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन अब जब बात आंदोलन पर आ गई है तो सरकार को कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। ऐसे में सरकार का रुख क्या रहेगा, विपक्षी क्या रणनीति है और कर्मचारी संगठन क्या सोच रहे हैं, बहस इसी मुद्दे पर पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भी आगे आया है। पुरानी पेंशन की बहाली के साथ अब 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर 4 मार्च को प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। वहीं बजट में पेंशन और अन्य मांगों पर फैसला नहीं लिए जाने पर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस बारे में मोर्चा की मीटिंग भी हुई और आंदोलन का फैसला लिया गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इन मांगों को लेकर मोर्चा लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। सरकार के आश्वासन के बाद पहले हड़ताल स्थगित की गई, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई। प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन इस बार बजट का इंतजार कर रहे हैं। यदि इसमें सरकार पेंशन या अन्य मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लेती है तो संगठन आंदोलन की रणनीति बनाएगा। मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली संघ 13 मार्च को भोपाल में आंदोलन करेगा। वहीं कांग्रेस ने भी कर्मचारियों को पूरा सहयोग देने का ऐलान कर दिया है। आपने देखा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। मध्य प्रदेश में राहत राशि और डीओ को लेकर भी लगातार कर्मचारी परेशान रहते हैं। 4 तारीख को कलेक्टरों के माध्यम से कर्मचारी अधिकारी संगठनों ने ज्ञापन देने की बात की है। निश्चित तौर पर परेशानी के दौर में सरकार को संवेदनशीलता से बात करना चाहिए, संवेदनशीलता से उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। हम सब उन कर्मचारी संगठनों के साथ खड़े हैं, कांग्रेस कर्मचारी संगठनों के साथ खड़ी है और सरकार से मांग करती है कि उनको पुरानी पेंशन और राहत राशि, टीए की राशि सारी की सारी उपलब्ध कराई जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुरानी पेंशन पर सीधे कुछ न कहते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। देखो, कांग्रेस ने जिन कर्मचारियों को 500 रुपए में भर्ती किया, उनकी हमने 50,000 रुपया तनख्वाह कर दी। उस पर कांग्रेस कभी नहीं बोली होगी। संविदा कर्मियों को 2-2 हजार रुपए में इनने भरा था, हमने 20,000 तक उनको ले आए। इस पर कभी कांग्रेस बोलेगी नहीं। हमने 7वां वेतनमान लागू किया, सम्मानजनक पारिश्रमिक उनको सभी कर्मचारियों को उनको दिया जिनको इन्होंने इस तरह से रखा था। और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और लगातार इन विषयों पर मनन करती है। दरअसल राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मुद्दा उठा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई पूर्व मंत्री सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिख चुके हैं। ऐसे में अगर सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करती है तो 12 साल तक तो उसे आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं प्रदेश के 3,35,000 कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन के तहत हर महीने 14% की हिस्सेदारी के हिसाब से करीब 344 करोड़ रुपए की भी बचत होगी। लेकिन इसमें राजनीतिक पेंच भी है। दरअसल नई पेंशन स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने लागू की थी। ऐसे में अटल सरकार के फैसले को बदल पाना नुकसानदायक हो सकता है। खैर, देखना होगा कि अब सरकार का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। पहले तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय का हम करवाते हैं। हमारे साथ में सबसे पहले कर्मचारी संगठन की ओर से अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में सुभाष शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है सुभाष जी। हमारे साथ में धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, बीजेपी की ओर से प्रवक्ता। धैर्यवर्धन जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट सुभाष जी आपसे ही लेना चाहेंगे। इतने सालों से ये सिस्टम जो चला आ रहा था, ठीक है, ये इसको हम क्या कहें कि अचानक से जिन पुरानी पेंशन का क्या इसीलिए बाहर आया कि यूपी में समाजवादी पार्टी वादा कर रही है, राजस्थान की गहलोत सरकार ने पेंशन की बात कर दी, बहाल कर दी, झारखंड भी उस लाइन में आ गया, तो क्या इसीलिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के मन में भी, अधिकारियों के मन में भी ये बात आ गई कि हम भी पुरानी पेंशन चाहते हैं और इसीलिए अब आंदोलन की आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, आंदोलन की धमकी वाली बात नहीं है। ये मुद्दा ये नहीं कौन सरकार क्या कर रही है। हमारा ये आंदोलन हम लोगों ने 2016 से लगातार हमने प्रयास किया था कि जो पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल की जाए,
क्योंकि हमारे प्रदेश में 78 विभाग जो हैं उनमें जितने भी लोग 2005 के बाद आए हैं उनको भी मतलब पेंशन नहीं मिलती है। तो जब उनका रिटायरमेंट हुआ उसके बाद हमने अंदाज देखा कि उनकी वर्तमान की इतनी महंगाई होने की वजह से जो आर्थिक भार हुआ है, और अभी आप देखिएगा कि वैश्विक महामारी हुई थी कोविड-19 में भी हमारे कर्मचारियों ने रात दिन पूरी मेहनत करी है, और कर्मचारी की उम्र जो है वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है कि जहां पर उसका शरीर उतना जवाब नहीं देता है। वो चाहता है घर में पेंशन से वो अपने समाज का, अपने घर का और सबका पोषण कर सके। और हमें इस बात का बड़ा अफसोस भी है कि इतनी मार्मिक चीज़ है, इतनी संवेदना वाली बात है, तो क्यों नहीं सरकार कर रही है और इससे सरकार को क्या हानि हो रही है हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। नहीं, हानि सीधे सीधे भाई आर्थिक बोझ क्या नहीं बढ़ेगा। जो क्राइटेरिया है अभी तक तो ये था कि शेयर मार्केट के हिसाब से पेंशन जो बनती थी वो दी जाती थी, जो भी उसका ब्याज का आप और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अभी जो नई लीड देखिए 1 जनवरी 2005 से अधिकारी कर्मचारियों का जो अंशदान है वो 13.5 करोड़ रुपए सरकार में जमा हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम प्रदेश के हित की बात कर रहे हैं, वो प्रदेश के हित को सोचते हुए अवश्य करना चाहिए। देखिए सरकार कोई सी भी हो, उसका मूल लक्ष्य यह होता है कि जो उसके यहाँ जो कार्य सेवक हैं, जो लोक सेवक हैं, उनकी भलाई के लिए कार्य करे। और यदि वो कार्य नहीं करती है तो स्वाभाविक है कर्मचारियों के प्रति उसकी संवेदना उतनी उचित नहीं है। और हम कर्मचारी नेता होने के नाते हमको ये कर्तव्य बनता है, ये हमारा हक बनता है कि कर्मचारियों के हित की बात हम सरकार को पहुंचाएं। ठीक है, लेकिन जो बात मैंने कही कि भाई कर्जा ले लेकर के तो सरकार किसी तरीके से अपना काम बाकी का कर रही है। ऐसे में आप पुरानी पेंशन, भाई आधी सैलरी लगभग जो वेतन आखिरी रहता है उसकी आधी सैलरी आपको पेंशन के तौर पर मिलती है, ठीक है। तो ऐसे में नहीं लगता आपको कि इससे सरकार पर बोझ बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अच्छा, किसी प्रकार का नहीं बढ़ेगा। एक और सवाल ये आपसे कि किन कर्मचारियों के लिए आप मांग कर रहे हैं? 1 जनवरी 2005 से जो लोग सेवा में आ गए थे उनके लिए तो कब से आप पेंशन की मांग करें? क्या आज की तारीख से, या फिर आप कहेंगे नहीं साहब 2005 से लेकर अभी तक की पूरी पेंशन उसमें जोड़ी जाए? क्या मांगे आप लोगों की? नहीं, हमारा ये है कि आज की तारीख ही विधानसभा शुरू हो रही है 7 मार्च को। अब विधानसभा के बजट में ही जिस प्रकार की एक पड़ोसी राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है तो वैसा आप भी कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे, हमारी ये पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए, चाहे भले वो आज की डेट से हो। लेकिन इस बीच में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गए होंगे या नौकरी से चले गए होंगे, मतलब 5 के बाद भर्ती हुए किसी कारण से 2005 के बाद जिनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है उन सबको पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, चाहे उनका रिटायरमेंट कभी भी हुआ हो। वो कब से मिलना चाहिए वही तो मैं आपसे जानना 2005 से। 2005 से? जी हाँ। धैर्यवर्धन जी क्या तैयार हैं? कर्मचारी संगठन आंदोलन की बात कह रहे हैं, बजट में ऐलान नहीं हुआ, सड़क पर उतर जाएंगे, क्या तैयारी आप लोगों की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है। सारे कर्मचारियों का हम उपकार कभी भूल नहीं सकते। जिस प्रकार से बम्पर समर्थन कर्मचारियों का भारतीय जनता पार्टी को मिला है हर चुनाव में, वह हमारे लिए, हम उनके आगे शीश झुकाते हैं, उनके स्नेह, उस अपनत्व के लिए। केवल इतना कहना है कि सरकार अपनी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमेशा कर्मचारियों के हित में निर्णय करती है। पेंशन का ही मामला नहीं है, कोई भी निर्णय हो, क्योंकि अभी आप नरोत्तम मिश्रा जी के स्टेटमेंट को भी सुना रहे थे। देखिए बड़ी साफगोई के साथ वे भी कह रहे थे कि ये वही सरकार है कि जिसने कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन यापन करने लायक वेतनमान दिया है। तमाम सारे कर्मचारियों को कांग्रेस ने, चाहे शिक्षा कर्मी के नाम पर या पंचायत के छोटे छोटे कर्मचारियों के नाम पर 500-500 रुपए में सचिव वगैरह को भर्ती किया था। वे सब आज 30-40-50 हजार के आसपास तनख्वाह पा रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। तो यह सिद्ध है कि सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में सोचती है और जितनी चादर होती है उतने पैर पसार करके। नहीं, अब देखिए, अब ठीक है, ये आपने बात कही, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया। बात ये है अब कर्मचारी ये चाह रहे हैं कि बस एक काम और कर दीजिए, जो कि दूसरे राज्यों में दूसरे राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा भी बन जाएगा धैर्यवर्धन जी हिसाब से तो, और कांग्रेस तो चाहेगी कि मैं आऊंगा कांग्रेस के पास में, लेकिन ये मुश्किलें खड़ी करने वाला राजस्थान ने घोषणा कर दी, झारखंड ने घोषणा कर दी, समाजवादी पार्टी ने वादा कर दिया कि सत्ता में आए तो यही स्थिति लागू होगी।
तो आपको क्यों लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए? वैसे भी जो आंकड़े हैं, वैसे हालांकि बहुत ज्यादा इसमें नहीं, आप स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर आज आप ऐलान करते भी हैं तो 12 साल बाद कहीं जाकर के आपको पुरानी पेंशन देना रहेगी, तब तक आपके पास फंड जमा ही होगा। तो भी आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? या क्या सरकार कोई डिसीजन लेगी या फिर किस स्थिति में रहेगी सरकार? पहले आंदोलन को देखेगी, तेल को देखेगी, तेल की धार को देखेगी, क्या उस वेट एंड वॉच में रहेंगे आप, धैर्यवर्धन जी? देखिए, इस पूरी चर्चा में ना मैं इकरार कर रहा हूँ ना इनकार कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं। पर मैंने बताया ना कि कर्मचारियों की यह मांग ही नहीं, अन्य जो भी मांग हो, सरकार बहुत ही सकारात्मक भाव से विचार करती है। अभी जो पेंशन का पुराना प्रारूप या वर्तमान प्रारूप कहें जिसे, उसमें भी आपने देखा होगा कि पूर्व में व्यवस्था थी कि 10% तनख्वाह कर्मचारी के हिस्से की कटकर के फंड में जमा होती है और 10% का हिस्सा सरकार देती थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर के 14% कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि सरकार कर्मचारियों के हित में 2 कदम आगे नहीं बढ़ती है। जो भी विषय है, सरकार कर्मचारी नेताओं के द्वारा, कर्मचारी संघों के द्वारा समय समय पर जो मांगे सरकार के समक्ष आती हैं, वे सरकार के मुखिया और संबंधित विभागों के मंत्री और नहीं, ये मांग तो वो खैर कह रहे हैं कि हम तो साहब जब से ये फैसला हुआ था तभी से मांग लगातार कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। खैर ब्रजेश जी, तो एक बढ़िया मुद्दा मिल रहा है, इसीलिए आज आप मुस्कुरा रहे हैं। साहब कर्मचारियों को आगे रख, जैसे पहले किसानों को आगे रख के आंदोलन करवाया, अब कर्मचारियों को आगे रख के आंदोलन करवाएंगे, राजनीतिक रोटियां सेकने को मिलेंगी, कर्मचारियों को उकसाओ ताकि ये सड़क पर उतरें, सरकार की मुसीबत बढ़े, चुनावी मुद्दा बने, फिर जो है कांग्रेस को थोड़े वोट मिलेंगे। क्यों ब्रजेश जी? दीपेश जैन साहब, भारत के संविधान की कोई भी धारा ये नहीं कहती कि किसी व्यक्ति को मुस्कुराने का अधिकार नहीं। मुस्कुरा तो मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने काबिल प्रवक्ता मित्र की बात को सुन रहा था धैर्यपूर्वक। धैर्यवर्धन जी, उनकी बात धैर्यपूर्वक सुननी पड़ती है मेरे को। अरे ये नहीं कहते हैं जिस तरह सुभाष शर्मा जी कह रहे थे। वास्तव में सच्चाई ये है दीपेश जी कि इनके हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। कितनी गंभीरता से ये सवाल जो बात आदरणीय सुभाष शर्मा जी ने कहा और उन्होंने टीवी के डिबेट में बैठ के बेबाक रूप से अपनी बात रखी, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, ऐसा है, कोई भी कर्मचारी जब किसी घर से किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उस एक व्यक्ति से सिर्फ एक व्यक्ति संबोधित नहीं होता, उस परिवार के 8-10 सदस्य उससे जुड़े होते हैं। और उसके बाद जब 58 साल के उम्र के बाद उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके घर के लोग, जिनको अब नौकरी तो कहीं मिल नहीं रही है शिवराज सिंह जी की सरकार में, कोई रोजगार तो उनको मिल नहीं रहा, तो वो बेचारे जो है रोड पे आ जाते हैं। तो कम से कम अगर आप उनको पेंशन देते रहेंगे तो उनके परिवार के लोगों का जीव को उदर पोषण होता रहेगा। मैं सुभाष शर्मा जी की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ और मैंने बताना चाहता हूँ, सिर्फ राजस्थान की सरकार और की सरकार नहीं, झारखंड की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। और कांग्रेस की सरकार अगर 2018 से जब बनी थी और ये पूरे 5 साल चलती, तो जो बात इन्होंने 2005 में शुरू किया था 1 जनवरी 2005 से, मैं समझता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी इनकी मांगों की न सिर्फ संपूर्ति करते बल्कि कर्मचारियों के हित में जो कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ खड़ी रहती है, उसकी आगे बहुत सारी जो भी कठिनाइयां आती हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके परिजनों के लिए और सारी व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है दीपेश जी, चरित्र अलग है, चेहरा अलग है, चरित्र अलग है। तो ये इसीलिए नहीं कह रहे ना मैं इंकार करता हूँ, न एतवार करता हूँ। अरे भाई, कहो ना टीवी चैनल के डिबेट में बैठ के कि हाँ कर्मचारियों की मांग जायज है और भारतीय जनता पार्टी इसके साथ है। ये करेजा नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 17-18 वर्षों से है और मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प है इस सरकार ने पूरी तरह से कर्मचारियों को चौपट करके रख दिया है। प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता में से वो लोग जो कर्मचारी तबके के परिवार से जुड़े लोग हैं, वो लोग किस तरह से बेचारे संघर्ष करते हैं। उनके परिवार के लोग जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, ये हाल उनसे पूछिए, ये हाल बया नहीं जानेंगे। वो कह रहे हैं, अब नरोत्तम जी का जवाब तो आपने सुन लिया ना ब्रजेश जी। वो कह रहे हैं जो 500-500 रुपया देते थे तनख्वाह, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि क्या करना और क्या, हमने 40-50 हजार रुपया दे रहे हैं सैलरी। अब आप बताइए ब्रजेश जी, तो वो कह रहे हैं कि कर्मचारियों के हित में आश्चर्य की बात है दीपेश साहब, आश्चर्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शराब को लेकर के और कोल माइंस को लेकर के, माइंस को लेकर के माफिया पे बहुत दिमाग चलता है।
नए जगह जगह पे उनके बस चले तो किराने की दुकान में शराब खोलने के दिमाग चलता है। लेकिन वो परिवार, आप समझिए, बड़ी गंभीरता का विषय है, ये इसको बड़े संजीदगी से लेना चाहिए। वो परिवार जिसका पूरा का पूरा जीवन सरकार की सेवा के लिए समर्पित रहता है, क्या वो परिवार रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन पाने का अधिकार नहीं है? 7% अधिकार है। और हम समझते हैं न सिर्फ भारतीय संविधान की धाराएं, बल्कि भारत के जितने भी कानून है, चाहे आईपीसी हो चाहे सीआरपीसी हो, उसको उठा के इनको पढ़ना चाहिए और इनको इसको अक्षरशः लागू करना चाहिए। कर्मचारियों की मांग को मैं सुभाष शर्मा जी की मांग का सत्य समर्थन करता हूँ। और मेरी सरकार अगर 23 में बनेगी तो मैं आश्वस्त करता हूँ टीवी डिबेट में बैठ करके कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही कर्मचारियों की पेंशन स्कीम लागू करेगी। बिल्कुल, जैसे आपने सारे किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, नहीं? कि हमने कोशिश किया 1.5 साल में जितना हो सका हमने प्रयास किया था, तो वो भी बंद कर दिया था। दीपेश साहब देखिए, ऐसा है 15 महीने में एक किसान का 2 लाख का तो नहीं हुआ माफ, कम से 13 कम। महीने में सरकार में ठीक है, राज्य चलिए, करने का खैर मैंने तो मिला ऐसी है, चुटकी ले ली तो ब्रजेश जी, चुनाव में चले बुरा गए। मत मानिए, अब 23 में देखेंगे। लेकिन सुभाष जी, एक बात बताइए, पेंशन की जरूरत क्या है? 8,000 रुपया तनख्वाह, जब छापा पड़ता है तो करोड़पति वो निकलता है, जमीन जायदाद निकलती है, लॉकर में से सोना निकलता है, ठीक है, 25-50 बैंक की पासबुक निकलती है, 5-10 शहरों में 10-20 मकान निकल आते हैं। अब ये तो हालत है, फिर भी पेंशन चाहिए। आप बिल्कुल उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें ना प्रदेश से लगाव होता है। वो लोग होते हैं जो किसी पार्टी या किसी व्यक्ति दलाल होते हैं। आप मानिएगा कि जो बीएसएफ का जवान है वो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और उसको भी यदि पेंशन नहीं मिलेगी तो आप बताइए कितना गंभीर विषय है। आप, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक शिक्षक साथी होता है, वो 11 बजे से लेके 5:30 बजे तक शाला में पढ़ाता है, और यदि उसने एमएससी या पीएससी की हुई है, पीएचडी की हुई है, वो चाहता है कि अपना ज्ञान वो दे और ट्यूशन पढ़ाए, तो वो भी यदि पढ़ाएगा तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में एक कितना ही अद्भुत हमारा उदाहरण मिला कि एक शिक्षक ने रिटायरमेंट होने के बाद उसको गांव के खेत में मजदूरी करनी पड़ी, क्योंकि उसकी पेंशन जो है वो 800-1200 के बीच में आई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीतिक परिदृश्यता को छोड़कर वर्तमान की सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि भाई कर्मचारी, यदि इतने वर्षों से आपकी सरकार है तो क्यों ना टेबल पे बुला के बात कर लें। और जैसे कांग्रेस पार्टी के भाई कह रहे हैं, तो यदि उनकी भावना यदि है, सरकार आती है और वो हमें पेंशन जो कर्मचारियों को देंगे, स्वाभाविक है, उनको स्वागत के लिए है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वर्तमान भी समझे इस बात को कि बहुत ही मैं यदि बुजुर्ग हो जाऊंगा तो यदि मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा नाती और पोता और कोई मुझसे बातचीत नहीं करेगा, यहाँ तक कि बहू भी नहीं। अभी मुझे थोड़ा सा अंतर बताइए धैर्यवर्धन जी को, कि अगर उदाहरण देकर के कोई सैलरी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि अगर पुरानी पेंशन के हिसाब से पेंशन मिल रही होती तो उसको आज कितना पैसा मिलता, और नई पेंशन के हिसाब से किसको कितना पैसा मिल रहा है, अगर एक कोई उदाहरण आप दे पाए तो। देखिए, ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने यदि 33 साल की सेवा कर ली है, जिसकी नियुक्ति 1 जनवरी 2005 के पहले हुई है, तो उसको हाफ पेंशन मिलती है। एग्जाम्पल के तौर देता हूँ, तनख्वाह किसी की 80,000 है जी, तो उसकी पेंशन जो है उसको 40,000 मिलेगी। ठीक है। और अभी वर्तमान में ये तनख्वाह जिसकी 40,000 है उसकी पेंशन उसको 1200 मिलेगी। 1200 रुपया? बिल्कुल। यानी कहाँ 20,000 मिलना चाहिए और कहाँ 1200 रुपया मिलती है? बिल्कुल मिलेगी साहब। और आप मुझे तो आपने कई उदाहरण देखना, आपको मैं बता दूंगा। लोग मजदूरी कर रहे हैं और बेचारे इतना बेबस हो रहे हैं। और ठीक है, ये धैर्यवर्धन जी, ठीक है, आपका पॉइंट मैंने ले लिया। देखिए, मैं उदाहरण दिया, ऐसे बहुत लोग हैं, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, ठीक है, वो गलत है और उसकी सजा भी उनको मिलती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई ऐसा है, ठीक है ना। ईमानदारी से कर रहे होंगे कई अधिकारी कर्मचारी, जो भी करते हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनके भविष्य की चिंता आप लोग, भाई आप लोगों ने अपने भविष्य की तो चिंता कर ली। एक दिन विधायक, एक दिन सांसद, आजीवन पेंशन, और वो भी कोई 1200-1500 नहीं, ठीक है। तो धैर्यवर्धन जी, ये क्या ठीक नहीं लगता है क्या कि अगर कोई गलत फैसला लिया गया या उस समय के हिसाब से सही फैसला रहा होगा जब अटल सरकार थी 2004-5 में, क्योंकि उस समय तमाम राजनीतिक दलों ने उसका स्वागत किया या लागू किया। क्योंकि राजस्थान सरकार को भी देखिए ना ब्रजेश जी, आई तो याद अभी 2022 में, ठीक है ना। इतने साल से तो आप भी वही कानून चला रहे थे, तो बात यही है। तो धैर्यवर्धन जी, भाई जब नेताओं के लिए ये कानून है कि एक दिन रह जाए, यहां तो कोई 20-20, 25-25 साल पूरा जीवन दे रहा है,
और इतनी बढ़िया हमारे यहाँ प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने कि कई तो बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो जाते हैं। ये बड़ा और जुल्म सितम है, अब कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ये स्थिति पैदा कर रखी है आप लोगों ने। सब राजनीतिक दल एक जैसे हैं, सब वोटों के लिए। खैर, लेकिन बात यही है कि भाई इनका तो आपको सोचना चाहिए ना कि अब सोचिए आप अंदाजा, कहाँ 40,000 पेंशन, कहाँ 1200 रुपया पेंशन। बताइए धैर्यवर्धन जी, क्या ये न्याय है? देखिए, मध्य प्रदेश का बहुसंख्यक कर्मचारी ईमानदार कर्मचारी और अपने वेतन पर आश्रित है। कुछ विभाग होते हैं जहां पर लोग खेल कर लेते हैं, वो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि वो उस व्यवस्था के मुट्ठी भर लोग हैं और उनके कारण से पूरे कर्मचारियों पर उंगली कतई नहीं उठाई जानी चाहिए, क्योंकि आज विभाग जो तरक्की करते हैं वो उन्हीं के परिश्रम की बदौलत प्रगति रिपोर्ट हमें हर वर्ष देखने को मिलती है। तो कर्मचारी प्रणम्य है, परिश्रमी है और प्रदेश के आधार स्तंभ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलनी चाहिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। देखिए, उस समय देश के हालात बदलते रहते हैं। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे तब हालात ऐसे बन गए थे कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। उसके बाद अटल जी की सरकार के समय हमने परमाणु परीक्षण किया तो तमाम प्रकार के हमारे पर अवरोध लगाए गए, तमाम प्रकार के वित्तीय बहुत सारे हम पर। नहीं, ठीक है, हम कह रहे हैं भाई अगर राजस्थान, झारखंड, यूपी में सपा अगर कर सकती है तो एमपी क्यों नहीं कर सकता? बस इतना जवाब दीजिए आप तो। नहीं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, जो मेरी हैसियत है बात करने की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस समय इतना ही बोल सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर भी जरूर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे होंगे। यदि कोई अनुकूलता दिखती है तो कर्मचारियों के हित में हर निर्णय जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहचान कर्मचारी हितैषी दल और कर्मचारी हितैषी सरकार के तौर पर है। जी ब्रजेश जी, तो ये इस मुद्दे को कहां तक ले जाने की सोच रहे हैं आप लोग? भाई कई राज्यों में आपकी सरकार है, क्या सारे राज्यों में ऐसा हो गया है या फिर सिर्फ आप एमपी सरकार पर ही प्रेशर बनाना चाहते हैं कि नहीं नहीं अब आप कीजिए, अब हम फंसाएंगे आपको, चुनाव भी आगे, तीन में तो आप जले बैठे ही हैं इन्हीं सरकारी कर्मचारियों की वजह से। आप बाहर हुए तो सत्ता से 2003 में, तो किस अंजाम तक आप ले जाना चाहते हैं, या विधानसभा में या फिर सड़क पर? क्या रणनीति रहने वाली कांग्रेस की? देखिए दीपेश साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी कभी फंसने फंसाने की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जो है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत की बात करते हैं, जो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की लड़ाई लड़ने की अब उन्होंने बिड़ा उठाया था। कांग्रेस वास्तव में अगर ईमानदारी से आप पूछे तो हमारी नेता ने, इंदिरा जी ने नारा दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, देश के अंदर से जो है जो लोग पूंजीपति लोग उनके खिलाफ नारा ही दिया था, देश से गरीब हटाने का। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से आदरणीय सुभाष शर्मा जी कह रहे थे, ईमानदारी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है। अगर जिस दिन ये दृढ़ इच्छा शक्ति कर लेंगे तो ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, वो कर्मचारी जिन्होंने अब श्रम साध्य होकर के, आप खुद कह रहे हैं, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं दीपेश साहब, ऐसे बहुत से ईमानदार कर्मचारी होते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जो टीचर या कई जगहों पे पोस्टेड रहते हैं, सारा जीवन बेचारे वो अपना समर्पित करते हैं सरकार को, और उसके बाद उनके बच्चे जब स्टेब्लिश होने की स्थिति में आते तब वो जब रिटायर कर जाते हैं, क्योंकि आजकल अमूमन शादी 25-30 साल के बाद होती है, पर 58 साल में आप 56-58 साल में आप रिटायरमेंट कर गए, सरकार पेंशन नहीं दे रही है, वो बीमार पड़ेंगे, उनका इलाज नहीं अच्छे तरीके से हो पाता, तो उनके पीछे माँ बाप भी रहते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं, बहुत सारी पारिवारिक सामाजिक नहीं, बिल्कुल। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। आप तो आगे की रणनीति बताइए कि कहां तक। मैं बता रहा हूँ। हाँ। दूसरी बात, इनकी सरकार के जो मंत्री लोग अभी वाइट दे रहे थे, जो लोग जैसे धैर्यवर्धन साहब से लेकर काबिल योग्य प्रवक्ता, उस सरकार को चाहिए इनको तुलसीदास जी के बारे में बताना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, लिखा है, मानस तो जीवन का बहुत बड़ा महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। इतनी अच्छी बात लिखा है कि सचिव वैद्य जय गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, कोई बेगही नाश। इनको सत्यता बतानी चाहिए कि वास्तव में ये कर्मचारी सड़क पे आ जाते हैं, आप इनको पेंशन दो। और अगर आप शराब से इतना पैसा कमा रहे हो, अगर आप माइनिंग से इतना पैसा कमा रहे हो, अगर आप दूसरे कार्यों से इतना पैसा कमा रहे हो, तो आप इन कर्मचारियों के परिवार के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे कि वो अपने आगे वाले पीढ़ी को नए रास्ते पे दे सके, क्योंकि अब कुछ नौकरी चाकरी कहीं नहीं मिल रही, कोई धंधा पानी रोजगार नहीं निकल रहा है। ठीक है, कम से कम बुढ़ापा इन सरकारी कर्मचारियों का ठीक से कटना चाहिए। चलिए, मैं बहुत छोटा सा कमेंट सुभाष जी से लूंगा।
जाएगा। सुभाष जी देखिए, हमने बहुत आंदोलन देखे, मैंने अपने पत्रकारिता जीवन काल में। क्या होता है, आप लोग पहले चेतावनी देंगे, फिर एक दिन हड़ताल करेंगे, फिर सामूहिक अवकाश, फिर कोई काली पट्टी बांधकर, फिर कलम बंद, फिर किसी पार्क में, फिर वो चलता रहेगा सिलसिला। क्या इस बार क्या सोचा, कुछ नया सोचा है या अभी कोई रूपरेखा नहीं बनी? भाई बजट में आप उम्मीद ला के बैठे हैं, यहाँ तो अभी कोई ऐसी कोई तैयारी है नहीं बारात के स्वागत की, ठीक है, यहाँ तो अभी सब टेंट वेंट कुछ नहीं लगा। तो ऐसे में आप लोगों के अंदर खाने क्या चल रहा है, किस स्तर तक आप क्या इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में? क्योंकि आप लोगों के नेता कहते हैं साहब हम तो 2008 से मांग उठा रहे हैं, तो क्या वैसे तो नहीं निकल जाएगा टाइम, या फिर नहीं इस बार आप बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति में आ जाएंगे? सुभाष जी देखिए, हमको केंद्र के जो दिए था उससे बहुत पीछे थे हम लोग। 29 जुलाई को हमने पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया था, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कई वर्षों बाद पूरा प्रदेश बंद हुआ था 29 जुलाई को। बंद करने का मतलब ये होता है कि शासन यदि हमारी बात को नहीं सुन रहा है तो उस तक हमारी बात पहुंचाने का हमारा एक माध्यम होता है। ठीक है। अब आज जिस मुद्दे में बात हो रही है, एक मुद्दा और था, हम चाहेंगे यदि इस बात को संज्ञान मिले। प्रमोशन जो एक ऐसा मुद्दा है कि जहां कई संवर्ग ऐसे हैं जहां शासन को किसी प्रकार का भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा, वो जो उनको वेतनमान मिल रहा है उसी से उनको पदनाम दे दिया जाए, तो कम से कम वो एक सम्मानजनक स्थिति ठीक में बात अपने है, आप को बिल्कुल माने। ठीक है, वो लेकिन अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन अब अभी ये इस जो बार का मामला बताइए हमारा आप तो। पेंशन जी का जी। मामला है, देखिए हमने तो मुद्दा आर पार का नहीं है, हमारा तो इशारा ये है कि यदि जो भी सरकार रहेगी कर्मचारी हित में नहीं सोचेगी तो मैं समझता हूं कि वो सब समझदार हैं। और इस संदर्भ में लेके हम 4 मार्च को पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सचिव महोदय के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। और 13 मार्च को हमारे 78 संवर्ग में जितने भी कर्मचारी भाई हैं वो सारे भोपाल में उपस्थित होंगे और उनके माध्यम से माननीय सरकार को बताना चाहेंगे कि आप कृपा करके इस काम को अवश्य करिए और आदेश जारी आप। कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस को आप शामिल कर रहे हैं या कांग्रेस आ गई आंदोलन में, तब फिर मामला पॉलिटिकल हो गया तो आप लोगों को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि तब सरकार फिर हो सकता है अडिग हो जाए कि नहीं साहब अगर हमने अब किया तो कांग्रेस श्रेय ले जाएगी, और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कांग्रेस को श्रेय मिले। देखिए, हम इस मुद्दे पे किसी भी राजनीतिक पार्टी को ना आमंत्रित कर रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टी समझ रही है कि वास्तविक में ये एक मार्मिक मुद्दा है और यदि वो किस संदर्भ में आती है ये उनकी सोच है, उनका वो विचार है। लेकिन हमारे मुद्दे पर मतलब ये हम भी क्या है, हमारे परिवार के लोग भी क्या है, वो भी तो एक विचारधारा रखते हैं। जो पार्टी हम साथ देती है इस मुद्दे पर तो वो सारी पार्टियों का स्वागत, इसमें कोई बात नहीं है। चले तो देखना रहेगा। 4 तारीख को पहले ज्ञापन, बजट का इंतजार, बजट में नहीं हुआ तो फिर 13 को आंदोलन। क्या यही होता है या फिर सरकार इस बीच मामले को संभाल लेती है, टैकल कर लेती, देखना बाकी रहेगा। शुक्रिया आपका ब्रजेश जी, धैर्यवर्धन जी और सुभाष जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन का जिन फिर बोतल से बाहर है, क्या फिर बोतल में चला जाएगा या फिर इस बार वाकई कर्मचारियों को, अधिकारियों को जिस हक से वो महरूम है पिछले 15 और जो स्थितियां हैं उनके सामने आज बुरी स्थितियां हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर सोचिए आप इतनी महंगाई के ज़माने में अगर किसी को 1500-2000 रुपया पेंशन मिलेगी, क्या करेगा साहब? तो वाकई सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। बाकी देखना है कि और डिसीजन क्या लेती है शिवराज सरकार। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनएन न्यूज़। नमस्कार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट a starting price of just 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment, a project by Amardas India Limited. For details call 7024 883 495। से आगे की खबर, पर्दे के पीछे छुपी हुई खबर, मुद्दों की तह तक जाती खबर, बड़ी खबर इरम सिद्दीकी के साथ रोज सुबह 10 बजे। सत्ता और विपक्ष पर मंथन, आपके सवाल, जानकारों से जवाब,
खबरों पर आपका बदलता नजरिया। न्यूज एंड व्यूज एसोसिएट एडिटर दीप दीक्षित के साथ रोज सुबह 11 बजे। खबरों पर शुरू होती है बहस।